चलिए देखते हैं। जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के 7 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विकास। इसमें हम पढ़ेंगे जीवन की उत्पत्ति, जीवन स्वरूप का विकास एवं सिद्धांत, विकास के प्रमाण क्या है, उसके बाद अनुकूली विकिरण क्या है, उसके बाद जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विकास की क्रियाविधि, उसके बाद हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत के बारे में, उसके बाद विकास का संक्षिप्त विवरण, उसके बाद मानव का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकासशीय जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीव रूपों के इतिहास का अध्ययन है। वस्तुतः विकास में क्या है? वनस्पति एवं प्राणी जगत में करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर बहुत परिवर्तनों को समझने के लिए जीवन को उत्पत्ति के बारे में एक समझ बनानी अपेक्षित है। और अर्थात हमें पृथ्वी, तारों और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मांड के विकास को जानना होता है। और उसके बाद अटकलबाजियों से पूर्ण कल्पित कहानियों के क्रम देखने सुनने में आते हैं। और यह कहानी जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी नामक ग्रह पर जीवन के रूपों का विकास या जैव विविधता की है, जो कि पृथ्वी के विकास एवं स्वयं ब्रह्मांड के विकास की पृष्ठभूमि के साथ सन्निहित है। देखते हैं उसके बाद जीवन की उत्पत्ति के बारे में। जब हम साफ स्वस्थ अंधेरी रात में आसमान की ओर तारों को देखते हैं तो हम लोग एक तरह से बीते हुए समय की ओर देखते हैं। तारकीय दूरियों को प्रकाश वर्षों यानी लाइट ईयर को मापा गया है। और आज हम जिस वस्तु को तारों के रूप में देखते हैं उसकी प्रकाश यात्रा लाखों वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। वे हमसे करोड़ों अरब मील दूर है और हमारी आंखों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि हम अपने आसपास की चीज़ों को जब देखते हैं तो वे हमें तुरंत दिख जाती है, चूँकि वे वर्तमान काल की है। और इसी तरह से जब हम तारों को देखते हैं तो हम उसे स्पष्ट रूप से भूतकाल में ताक झांक कर रहे होते हैं। और जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास में एक अनूठी घटना माना गया है। ब्रह्मांड विशाल और सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी की अपने आप में ब्रह्मांड की एक कार्बनिक मात्रा है। और ब्रह्मांड अत्यंत ही प्राचीन, लगभग 20,000 करोड़ यानी 200 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के विशाल समूह समेकित है। और आकाशगंगा में सितारों और गैसों के बादल एवं धूल समाहित होते हैं। और ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी केवल एक बूंद या कणिका मात्र है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम बिग बैंग नामक महाविस्फोट का सिद्धांत कुछ बताने का प्रयास करते हैं। और यह एक अनूठी कल्पना से परे महाविस्फोट का भौतिक रूप है। इसके फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और उसके बाद तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस बनी और ये गैस गुरुत्वाकर्षण के कारण घनीभूत हुई और वर्तमान ब्रह्मांड की आकाशगंगा का गठन हुआ। मिल्की वे नामक आकाशगंगा के सौ मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन वर्ष यानी 450 करोड़ पूर्व माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था। जल, वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनियो आदि धरातल को ढकने वाले गलित पदार्थ से निर्मुक्त हुई। और सूर्य से आने वाली परावैंगनिक यानी अल्ट्रावायलेट किरणों ने पानी को H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित कर दिया तथा हल्की H2 मुक्त हो गई। और ऑक्सीजन ने अमोनिया एवं मीथेन के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा अन्य गैस आदि की रचना की। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का गठन हुआ। जब यह ठंडा हुआ तो जल वाष्प बरसात के रूप में बरसती और गहरे स्थान पर गए और जिससे महासागर की रचना हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ यानी 500 मिलियन वर्ष बाद अर्थात लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन प्रकट हुआ। और क्या जीवन अंतरिक्ष से आया था? कुछ वैज्ञानिकों का यह विश्वास है कि अंतरिक्ष से ही आया था। और पूर्व ग्रीक विचारकों का मानना है कि जीवन की स्पोर नामक इकाई विभिन्न या अनेक ग्रहों में स्थानांतरित हुई और पृथ्वी जिनमें एक थी। और कुछ खगोल वैज्ञानिक पेनस्पर्मिया यानी स्वर बीजाणु को अभी भी अपना मनपसंदी सिद्धांत मानते हैं। काफी समय तक यह भी माना गया कि जीवन क्षयमान और शर्तु ही सामग्री जैसे कि
भूसे कीचड़ आदि से प्रकट हुआ और यह स्वतः जनन नामक सिद्धांत था, यानी स्पोंटेनियस जेनरेशन नामक सिद्धांत था। और लुई पास्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोगों को करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है और उनसे यह प्रदर्शित किया गया कि पहले से जीवाणु रहित किए गए फ्लास्क में मृत एस्ट से जीव नहीं पैदा होते हैं, जबकि दूसरे खुले फ्लास्क में मृत ईस्ट को रखने से कुछ समय बाद नए जीव आ जाते हैं। और इस प्रकार से स्वतः जनन सिद्धांत को एक बार सदा के लिए खारिज कर दिया गया। हालांकि इन सब बातों से यह उत्तर नहीं मिलता है कि पृथ्वी पर जीवन सबसे पहले कब आया। रूस के अपेरिन तथा इंग्लैंड के हाल्डेन नामक वैज्ञानिक ने यह प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु यानी उदाहरण के लिए RNA, प्रोटीन इत्यादि से आया हुआ हो सकता है। और जीवन का वह रचना उस रासायनिक विकास के बाद घटित हुई थी जिससे अकार्बनिक संगठनों के विविध कार्बनिक अणु का गठन हो सका। और उस समय पृथ्वी की अवस्था उच्च ताप युक्त ज्वालामुखी तूफान आदि तथा वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया आदि की कमी वाली थी। और एक अमेरिकी वैज्ञानिक SL मिलर ने 1953 में अपनी प्रयोगशाला में इसी पैमाने की स्थिति पैदा की और इसने एक बंद प्लास्ट में निहित मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस पर ताप के साथ एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमीनो एसिड बनता है। और अन्य लोगों ने भी ठीक इसी प्रकार के प्रयोग द्वारा शर्कराओं, नाइट्रोजन, क्षारकों, वर्णकों तथा वसा आदि प्राप्त किए। उल्काओं की अंतर्वस्तु के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि ठीक ऐसे ही प्रक्रिया अंतरिक्ष के किसी अन्य स्थान पर यानी ऐसे स्थान पर घटित हुई होगी। और सीमित साक्ष्यों के आधार पर निराधार कल्पना वाली कहानियों के पहले भाग अर्थात रासायनिक विकास को भी थोड़ी बहुत मात्रा के रूप में विस्तृत किया जा सकता है। हमें यह आभास नहीं था कि जीवन का स्वतः प्रतिकृति क्षम चयापचयी कैप्सूल कब पैदा हुआ। अब जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप 3 अरब यानी 300 करोड़ और 300 करोड़ यानी 3 मिलियन वर्ष पूर्व पैदा हुआ था। और वे भीमकाय अणु यानी RNA, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइडों के रहे होंगे और ये कैप्सूल अपने अणुओं का जनन भी करते रहे होंगे। सर्वप्रथम कोशिकीय प्रकार का जीवन का रूप 200 करोड़ वर्ष तक प्रकट नहीं हुआ होगा। कदाचित ये एक कोशिकीय रहे होंगे। सभी रूप उस समय जलीय वातावरण में ही रहे होंगे। अजीवात जनन अर्थात जीवन की आजीवों से उत्पन्न के सिद्धांत की स्वीकृति को आज बहुमत मिला है। और फिर भी एक बार बन चुकने पर किस प्रकार कोशिकीय जीवन के प्रथम प्रतिनिधियों ने आज की जटिल जैव विविधता प्राप्त की है और इस पर आगे चलकर चर्चा की गई है। उसके बाद देखिए जीव स्वरूप का विकास एक सिद्धांत के बारे में। परंपरागत धार्मिक साहित्य हमें एक विशेष दृष्टि का सिद्धांत बताता है और इस सिद्धांत के 3 अभिधान है। पहले सिद्धांत के अनुसार संसार में आज जितने भी जीव या प्रजातियां विद्यमान हैं वे सब ऐसे ही सर्जित हुई होंगी। दूसरे सिद्धांत के अनुसार उत्पत्ति के समय से ही यह जैव विविधता थी और भविष्य में ही ऐसी ही रही होगी। और तीसरे के अनुसार पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है और सभी विचारों में प्रचंड परिवर्तन 19वीं सदी में आए होंगे। यह अवधारणा HMS वीगल नामक विश्व समुद्री जहाज यात्रा के दौरान अवलोकनों पर आधारित है। चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव इन कमोवेश आपस में तो समानताएं रखते ही हैं बल्कि उन जीव रूपों में से भी समानता रखते होंगे जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थे। और अब बहुत सारे जीव रूप जीवित विद्यमान नहीं है। यहाँ पर यानी धरती पर जीवों के विभिन्न स्वरूप गुजरते वर्षों के साथ नष्ट होते गए और धरती के इतिहास के विभिन्न अवधियों पर नए जीव पैदा होते गए और यहाँ पर जीव
जीव रूपों का धीमा विकास होता रहा और प्रत्येक जीव संख्या में विभिन्नता निहित होती रही और जिन विशिष्टताओं ने इन्हें जीवित रह सकने में, जैसे जलवायु, भोजन, भौतिक कारक आदि ने सहायता दी और वे इन्हें अन्यों के अपेक्षा अधिक जनक्षम भी बना सकी। और दूसरे शब्दों में जीव या जीव संख्या में उपयुक्तता थी और यह उपयुक्तता डार्विन के अनुसार जनन संबंधी उपयुक्तता की ही रह जाती है। जो वातावरण में अधिक उपयुक्त थे और उनकी अधिक संतानें हुई, अंत में उनका वर्णन होता गया। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्णन यानी चुनाव का नाम दिया और इसे विकास के प्रतिमान के रूप में लागू किया। आइए एक प्राकृतिक वैज्ञानिक एल्फ्रेड वालेस को भी स्मरण करें, जिन्होंने मलय आर्कपेलोगा पर काम किया और उन्होंने भी ठीक इसी समय पर लगभग इसके आसपास यही निष्कर्ष निकाला। समय गुजरने के साथ स्पष्ट रूप से नए प्रकार के जीव पहचान में आते गए। विद्यमान सभी जीव रूप समानताओं में भागीदारी रखते हैं तथा एक साझे पूर्वज के हिस्सेदार होते हैं। हालांकि वे पूर्वज पृथ्वी के इतिहास के विभिन्न समयों यानी युगों, अवधियों तथा कालों में विद्यमान होते हैं और पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जीव वैज्ञानिक इतिहास के साथ निकटता से गुजरा हुआ और औचित्यपूर्ण सारांश यह है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। विकास के प्रमाण क्या है? तो पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ, इस बात के प्रमाण कई है। पहला, चट्टानों के अंदर जीवाश्म रूप में जीवन के कठोर अंगों के अवशेष में विद्यमान है। चट्टानों अवसाद या तलछट से बनी होती है और भू परपट यानी अर्थ क्रस्ट का एक अनुप्रस्थ काट यह संकेत देता है कि एक तलछट पर दूसरे तलछट की परत पृथ्वी के लंबे इतिहास की गवाह है। विभिन्न आयु के चट्टानों की तलछट में भिन्न जीव रूप पाए गए हैं, जो कि संभव उस विशेष तलछट के निर्माण के दौरान मरे थे और उनमें से कुछ आधुनिक जीवों से मिलते जुलते हैं और वे विलुप्त जीव जैसे कि डायनासोर का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उपयुक्त अध्ययन बताते हैं कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप बदलते रहे हैं और कुछ रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे हैं, अर्थात जीवों के रूप विभिन्न कालों में प्रकट हुए हैं और इन सभी को पूरा जैवी प्रमाण कहा जाता है, यानी इन्हें कहते हैं पेलोओटोलॉजिकल प्रमाण कहा जाता है। और क्या आपको याद है कि जीवाश्मों की आयु की गणना किस प्रकार होती है? और उसके बाद रेडियो एक्टिव तिथि निर्धारण और उसके सिद्धांत क्या है? तुलनात्मक शरीर विज्ञान या आकृति विज्ञान आज के जीवों में तथा वर्षों पूर्ण विद्यमान जीवों के बीच एक रूपता एवं विभिन्नता दर्शाते हैं और इस प्रकार के समानताओं को समझे पूर्वजों के साथ के रिश्ते के रूप में जानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हेल, चमगादड़, चीता और मानव यानी स्तनधारी अग्रपाद की अस्थियों के समान दर्शाते हैं। ये यद्यपि भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान होती है, जैसे कि हुमरस है और उसके बाद रेडियस और उसके बाद अल्ना है, उसके बाद करपोल है, उसके बाद कर्भिका है और उसके बाद फेलालेंस है आदि भिन्न कार्य संपन्न करने के कारक नहीं करने के कारण वही रचना भिन्न रूप ले लेते हैं और ये अपसारी विकास है और यह संरचनाएं समजातीय होती है, जिससे समान पूर्वज परंपराएं होती है और इस घटना को समजातता कहते हैं, जिसके अन्य उदाहरण के शुरुकीय हृदय एवं मस्तिष्क की है। इसी प्रकार से पैरों में भी बोगनवेलिया एवं कयूकर बीटा के कांटों एवं प्रतानों यानी ट्रेडल्स में भी समजात का प्रदर्शन दिखता है। अतुल्य रूपता बिल्कुल विपरीत स्थिति को दिखाते हैं और पक्षी एवं तितलियों के पंख लगभग एक समान दिखते हैं, लेकिन इनमें पूर्वज परंपरा समान नहीं है और न ही शरीर की रचना के समानता है और भले ही वे सामान्य क्रिया को संपन्न करते हैं। इसके अलावा अनुरूपता या तुल्य रूपता का उदाहरण
ऑक्टोपस यानी अष्टभुज तथा स्तनधारियों की आँखों की हैं, या पैंगुइन और डॉल्फिन मछलियों के पक्षों में अनुरूपता है। और कोई तर्क दे सकता है कि समान आवासीय विशेषताओं के कारण जीवों के समूह में समान अनुकूली विशेषताओं को चयनित किया, और क्योंकि उनके क्रियाकलाप समान थे फिर भी उनकी अनुरूपता का आधार अभिसारी विकास है। ठीक इसी प्रकार समजातता भी अपसारी विकास पर आधारित है। तुल्य रूपता के अन्य उदाहरण शक्कर-कंदी यानी जड़ मूल रूपांतरण तथा आलू यानी तना रूपांतर है। और तर्क के ठीक इसी बिंदु पर प्रोटीन एवं जीनों की कार्य दक्षता की समानता विविध जीवों के निश्चित क्रियाशील एवं एक सामान्य पूर्वज परंपरा का संकेत देती है। जैव रासायनिक समानताएं भी ठीक उसी साझी वाली पूर्वज परंपरा की ओर इशारा करती है जैसे कि विविध जीवों के बीच संरचनात्मक समानताओं में होती थी। और मनुष्य ने पादपों एवं पशुओं को कृषि, बागवानी, खेल तथा सुरक्षा के लिए चुना और बहुत सारे जंगली जानवरों को पालतू बनाया तथा खेती फसलें उगाई। और इन सघन प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा नस्लें तैयार हुई जो कि अन्य वंश प्रकारों से भिन्न थी जैसे कि कुत्ते में, लेकिन फिर भी वह उसी समूह से थे। यह तर्क दिया जा सकता है कि यद्यपि मनुष्य 100 साल के भीतर नई नस्ल पैदा कर सकता है तो प्रकृति भी इसी कार्य लाखों लाख वर्ष में क्यों नहीं कर सकती। प्राकृतिक वर्णन के समर्थ में एक अन्य अवलोकन इंग्लैंड में शर्लोबेनिमौथ के संग्रहण का है। और शहरी क्षेत्रों में देखा गया कि औद्योगिकरण शुरू होने के पूर्व अर्थात 1850 ईस्वी से पहले यदि संग्रह किया जाता तो पेड़ों पर श्वेत पंखी सलभ गहरे वर्णों के सलभों की अपेक्षा संख्या में अधिक होते। और अब औद्योगिकरण के पश्चात 1920 में किए गए संग्रह यह संकेत देते हैं कि ठीक उसी क्षेत्र में गहरे रंग के सलभ अधिक संख्यक थे, अर्थात अनुपात उल्टा हो गया। और इस प्रेक्षण का स्पष्टीकरण इस प्रकार से दिया गया। औद्योगिकरण के बाद वाली अवधि में उद्योगों के धुएं और कालेख के कारण पेड़ों के तने काले पड़ गए और इस कारण सलभों का आखेट करने वाले प्राणियों की निगाह से काले सलभ बच गए और श्वेत सलभ अधिक मारे गए। औद्योगिकरण के पूर्व वृक्षों पर श्वेत लाइकेन उगा करते थे और इस पृष्ठभूमि में श्वेत सलभ बच जाते थे और काले सलभ शिकारियों की पकड़ में आ जाते थे। क्या आप जानते हैं कि लाइकेन औद्योगिक की प्रदूषण के सूचक होते हैं और ये प्रदूषित स्थानों में नहीं उगते हैं और इसीलिए सलभ इनके छद्मावरण में सुरक्षित रह जाते हैं। और इस मान्यता को समर्थन इस तथ्य से मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में जहां औद्योगिकरण नहीं हुआ अश्वेत सुलभों की संख्या कम थी और मिश्र जीव संख्या में जो अनुकूलन हो गया वह बचा रहा और उसकी संख्या बढ़ती गई। याद रहे कि किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार शाकनाशकों एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोगों के परिणाम स्वरूप कम समय अवधि में केवल प्रतिरोधक किस्मों की चयन हुआ। वह ठीक यही बात सूक्ष्म जीवों के प्रति भी सही साबित हुई जिनके लिए हम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक या अन्य दवाइयों को सुकेंद्रिक जीवों या कोशिकाओं के प्रति इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्दी ही यदि शताब्दियों में नहीं तो महीनों और वर्षों की समय अवधि में ही प्रतिरोधक जीव या कोशिकाएं प्रकट हो रही हैं और यह एक मानवोद्भवी क्रियाएं एवं द्वारा विकास का एक उदाहरण है। और उसके बाद इसके साथ ही यह हमें बताता है कि निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है और यह एक संभाव्य प्रक्रम है जो प्रकृति के संयोग अवसरधारी घटना और जीवों में संयोग अन्य उत्परिवर्तन पर आधारित है। उसके बाद अनुकूली विकिरण क्या है देखें। डार्विन अपने यात्रा के दौरान गैलापेगोस द्वीप गए और जहां पर उन्होंने प्राणियों में एक आश्चर्यजनक विविधता देखी। विशेष रुचिकर बात यह है कि उन्हें एक काली छोटी चिड़िया यानी डार्विन फिंच ने उन्हें विशेष रूप से आश्चर्यचकित किया। उन्होंने महसूस किया कि उसी द्वीप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की फिंच भी पाई जाती है। जितनी भी किस्मों को उन्होंने परिकल्पित किया वे सभी उसी द्वीप
महाद्वीप में ही विकसित हुई थी और ये पक्षी मूलतः बीज भक्षी विशिष्टताओं के साथ साथ अन्य स्वरूप में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई और चोंच के ऊपर उठने जैसे परिवर्तनों ने इसे कीट भक्षी एवं शाकाहारी फिंच बना दिया और एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूलित विकिरण कहा गया। डार्विन की फिंच इस प्रकार की घटना का एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है और एक अन्य उदाहरण ऑस्ट्रेलियाई मर्सुपियर यानी शिशुधानी प्राणियों का है और अधिकांश मर्सुपियर जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं थे और एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए और वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत हुए। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में यानी विभिन्न आवासों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अपरास्तनीय जंतु भी इस प्रकार का स्तनधारियों की किस्मों के विकास में अनुकूली विकिरण प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से प्रत्येक मेल खाते मार्सुपियर उदाहरण के लिए अपरास्तनीय भेड़िया तथा तस्मानियाई वुल्फ और मार्सुपियर के समान दिखे जाते हैं। और उसके बाद जैव विकास के बारे में देखें तो प्रकृति के वर्णन से विकास अपने वास्तविक अर्थ में तब शुरू हुआ होगा जब जीवन के कोशिका रूपों में अपनी यचापची क्षमताओं को विभिन्नताओं के कारण अपना जीवन आरंभ किया होगा। विकास के डार्विन सिद्धांत का यह मूल्य तत्व प्रकृति के चुनाव है। नए स्वरूप के प्रकटन के दर जीवन चक्र या जीवन अवधि से संबंध है। वे रोगाणु जो तेजी से विभाजित होते हैं उनमें बहुगुणन की क्षमता होती है और 1 घंटे के भीतर करोड़ों व्यष्टि बन जाते हैं और जीवाणुओं की एक कॉलोनी एक पद्धति विशेष माध्यम से बनती है क्योंकि भोज्य पदार्थ के एक घटक का उपयोग करने की क्षमता निहित है और माध्यम संगठन विशेष बदलाव की जो संख्या यानी मान लीजिए बी का वे केवल वह अंश सामने लाएंगे जो कि नई परिस्थितियों के उत्तरजीवित रह सकेंगे और एक समय अवधि के दौरान यह परिवर्तन अन्यों से बाजी मार लेता है और एक नई प्रजाति प्रकट होती है और यह कुछ दिनों के भीतर होती है। और ठीक यही बात एक मछली या मुर्गी के यानी कुक्कुट के भी लागू होती है जो लाखों वर्ष लेगी क्योंकि उसकी जीवन अवधि वर्षों लंबी होती है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए की अपेक्षा बी की उपयुक्तता बेहतर है, प्राकृतिक उपयुक्तता को चुनती है। हमें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि यह तथाकथित उपयुक्तता उन विशिष्टताओं पर आधारित होती है जो कि वंशानुगत होती है, अतः चयनित होने तथा विकास हेतु निश्चित ही एक आनुवंशिक आधार बना होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने में बेहतर अनुकूली होते हैं और अनुकूलन क्षमता वंशानुगत होती है और इनका आनुवंशिक आधार होता है। अनुकूलनशीलता और प्रकृति द्वारा वर्ण की अंतिम परिणाम उपयुक्तता होती है। सर्वनी अवरोधन और प्राकृतिक वर्णन विकास के डार्विनवाद की 2 मुख्य संकल्पनाएं हैं। और डार्विन से पहले एक फ्रांसीसी प्राकृतिक विज्ञानी लामार्क ने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ। उन्होंने जिराफ का उदाहरण दिया और जिनमें ऊंचे पेड़ों के फुनगियों की पत्तियों को चुरने के लिए अपने गर्दन की लंबी बढ़ाकर अनुकूलन किया और इस लंबी गर्दन के प्राप्ति की विशिष्टता की उत्तरवर्ती संतति को प्रदान किया। और वर्षों वर्ष बाद जिराफ ने धीरे धीरे इतनी लंबा गर्दन प्राप्त कर लिया कि आज इस अटकलबाजी पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। और क्या विकास एक प्रक्रम है अथवा एक प्रक्रम का परिणाम है? आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, चाहे वह अचेतन हो या चेतन, वह केवल विकास की क्रमित कहानी है। जब हम दुनिया की इस कहानी की व्याख्या करते हैं तो हम विकास को एक प्रक्रम के रूप में वर्णित करते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम पृथ्वी पर जीवन की कहानी का वर्णन करते हैं तब हम विकास की प्रकृति के चुनाव नामक एक प्रक्रम के परिणामों की व्याख्या करते हैं। हम अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि हम विकास और प्रकृति के चुनाव को एक प्रक्रम के रूप में देखें या फिर अज्ञात प्रक्रमों के अंतिम प्रमाण के रूप में देखें। यह संभव हो सकता है कि थॉमस
थॉमस के समष्टि संदर्भ के लिए में किए गए कार्यों में डार्विन का प्रभावित किया हो और प्राकृतिक चुनाव कुछ खास प्रेक्षणों पर आधारित है जो कि तथ्यात्मक है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संसाधन सीमित है, मौसमी उतार चढ़ाव को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है। एक जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं, यानी वस्तुतः दो समष्टि एक जैसे नहीं होते हैं। यद्यपि ऊपरी तौर पर वे एक जैसे दिखते हैं, तथापि अधिकतर विभिन्नताएं वंशागति होती है। और यद्यपि वास्तविकता यह है कि सिद्धांत रूप में जीव संख्या विस्फोटक रूप में बढ़ सकती है यदि हर एक स्वतंत्र जीव अधिकतर प्रजनन करे, यानी तथ्य को बैक्टीरियाई जीव संख्या की वृद्धि में देखा जा सकता है। और यह तथ्य के वास्तविकता में जीव संख्या का आकार सीमित है। इसका मतलब है कि संसाधनों के लिए प्रतियोगिता है, केवल कुछ दूसरे की कीमत पर उत्तरजीविता रह पाते हैं जो कि स्वयं नहीं फल फूलते, यानी उन्नति नहीं कर सकते। और डार्विन की न्यूनतम एवं वैचारिक प्रगल्भता अंतर्विचार यह था कि उन्होंने दावा किया कि विविधताएं की जो वंशागति होती है और जो कुछ एक के लिए संसाधनों की उपयोगिता बेहतर बनाती है, यानी पर्यावरण से बेहतर अनुकूलन करती है, केवल उन्हें ही इस योग्य बनाती है कि वे प्रजनन करें और अधिकाधिक संतति छोड़ सके। और इस प्रकार से एक समय अवधि के दौरान बहुत सारी पीढ़ियों के बाद उत्तरजीवित अधिकाधिक संतति छोड़ जाएगी और वे जीव संख्या की विशिष्टता में एक बदलाव होंगे और इस तरह पैदा होने वाले नए स्वरूप प्रकट होते हैं। विकास की क्रियाविधि देखें तो विविधता का उद्गम क्या है और प्रजाति की उत्पत्ति कैसे होती है। यद्यपि मेंडल ने ऐसे वंशानुक्रमी कारकों के विषय में बताया जो दृश्य प्ररूपी यानी फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं, डार्विन ने इस तरह ध्यान दिया कि इस विषय में चुप्पी ही साधी। और 20वीं सदी के प्रथम दशक में ह्यूगो डिवेरीज ने एननेग प्राइमरोज पर काम करके म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का विचार को आगे बढ़ाया। और म्यूटेशन का अर्थ था कि जीव संख्या में सहसा आने वाले बड़े बड़े परिवर्तन। इनका मतलब था कि वे बड़े से उत्परिवर्तन ही विकास के कारण है, न कि छोटी छोटी विविधता जिन पर डार्विन ने बल दिया था। उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशाहीन होते हैं, जबकि डार्विन की विविधता छोटी छोटी और दिशावान है। डार्विन के लिए विकास क्रमबद्ध होता है, जबकि डिवेरीज के अनुसार उत्परिवर्तन ही प्रजाति यानी स्पीसीज की उत्पत्ति के कारण है। उन्होंने इसे सल्टेशन यानी विकास उत्परिवर्तन का 12 कदम बताया और समष्टि अनुवंशिकी में किए गए के बाद में कार्य इस आनुवंशिक क्रिया के किए गए के बाद में अध्ययनों से इससे स्पष्टता आ गई। और उसके बाद हार्डिन वेनवर्ग के सिद्धांत देखें तो हार्डिन वेनवर्ग सिद्धांत कहता है कि एक जीव संख्या में अलील आवृत्ति और उनके लोकस यानी विशस्त सुस्थिर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। जीन कोश यानी कुल जीव संख्या में जीन और युग्म के विकल्पी सदा अपरिवर्तित रहते हैं। इससे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। सभी अलील आवृत्तियां एक होती है तथा व्यष्टिगत आवृत्तियों को पी क्यू आदि कह सकते हैं। और द्विगुणित में पी तथा क्यू अलील ए तथा अलील कैपिटल ए तथा अलील स्मॉल ए की आवृत्ति के प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक जीव संख्या में कैपिटल ए की आवृत्ति साधारणतया P2 होती है और ठीक इसी प्रकार से की आवृत्ति Q2 होती है और कैपिटल ए और स्मॉल ए की 2PQ होती है। और अतः पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर बराबर 1 हुआ और यह P प्लस Q के होल स्क्वायर की द्विपदी अभिव्यक्ति है। और ठीक यही जब नापी गई आवृत्ति अपेक्षित मान से भिन्न होती है, यह भिन्नता विकासीय परिवर्तन की व्यापकता का संकेत देती है। आनुवंशिक साम्यता में विभिन्नता जैसे कि एक जीव संख्या में अलील की आवृत्ति में
परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विकास होते हैं। 5 घटक हार्डी-वेन वर्ग साम्यता को प्रभावित करते हैं और ये है कि जीन पलायन या जीन प्रवाह, आनुवंशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक अनुप्रयोग तथा प्राकृतिक वर्ण। जब जीव संख्या का स्थान परिवर्तन होता है तो जीन आवृत्तियां भी बदल जाती है और यह दोनों मौलिक तथा नई जीव संख्या में होता है और नई समष्टि में नई जीन और अलीलें जोड़ दी जाती है और पुरानी समष्टि में ये घटना जारी है। और यदि यह जीन स्थानांतरण बार बार होते हैं तो जीन प्रवाह संभव हो जाता है और यदि यह परिवर्तन संयोग वश होता है तो आनुवंशिक अपवाह यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। कभी कभी अलील प्रवृत्ति यह भी परिवर्तन समष्टि के नए नमूने में इतना भिन्न हो जाता है तो वह न्यूनतम प्रजाति यानी स्पीसीज ही हो जाती है और मौलिक अपवाहित समष्टि अनुसंस्थापक बन जाती है और इस प्रवाह को संस्थापक प्रवाह कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों में किए गए प्रयोग दर्शाते हैं कि जब पूर्व विद्यमान लाभकारी उत्परिवर्तन का वर्णन होता है तब परिणाम स्वरूप नए फिनोटाइप यानी दृश्य प्रारूपों का आविर्भाव होता है और कुछ पीढ़ियों के बाद ही यही नई प्रजातियों की उत्पत्ति हो जाती है। और प्राकृतिक वर्ण वह प्रक्रम है जिसमें अधिक जीव समवंशानुगत विविधता को जनक के अधिक अवसर मिलते हैं और संतानें अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। और तार्किक विश्लेषण हमें विश्वास दिलाते हैं कि उत्परिवर्तन या युग्मोक्त उत्पादन के दौरान का पुनर्योजना या जीन अपवाह का परिणाम होता है। अब जीन आवृत्ति या अलील का आगामी पीढ़ी से परिवर्तित है और जनन की सफलता के सहारे ही प्राकृतिक वर्ण इसको भिन्न समष्टि का अभ्यास दे देता है। प्राकृतिक वर्ण अस्थायित्व प्रदान करता है यानी समष्टि का लक्षण प्रदान होना और दिशात्मक परिवर्तन या डिस्परेक्शन जो और वितरण वक्र के दोनों सिरों पर होता है। विकास का संक्षिप्त विवरण के देखें तो लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ और विकास बृहद और गैर कोशिकीय पंजु झिल्ली युक्त आवरण के साथ कोशिका में कैसे विकसित हुआ इसकी क्रियाविधि अज्ञात रही और इनमें से कुछ कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो मुक्त करने की क्षमता थी। यह अभिक्रिया संभवतः प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के समान ही रह गई और जहाँ पर पानी संग्रहित होकर सौर ऊर्जा की सहायता से विघटित होती है यह ऊर्जा प्रकाश संग्राही वर्णकों से प्रेरित होती है। धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में परिवर्तित हुए। 500 मिलियन वर्ष पूर्व अकशेरुकी जीव बने और क्रियाशील हुए। जबड़े रहित मछली संभवतः 350 यानी 350 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुई। समुद्री खरपतवार एवं कुछ पादप संभवतः 320 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए और हमने पहले ही बताया गया था कि जो पहले जीव धरती पर प्रकट हुआ वे पादप थे और जब धरती पर पशु अस्तित्व में आए तब ये पादप धरती पर खूब फैल चुके थे और मजबूत एवं सदृश्य पंखों वाली मछलियां धरती पर आ जा रह सकती थी और ऐसा लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व संभव हुआ था। और सन 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई जो सीलाकैंथी थी और जिसे विलुप्त मान लिया गया था और ऐसे प्रणालियों को लेविफिन कहा गया जो कि पहले उभयचर प्रणाली के रूप में विकसित हुए और जो जल एवं थल दोनों में रह सकते हैं और हमारे पास आज इनका कोई भी नमूना नहीं बचा है। हालांकि ये आधुनिक युग के प्राणी मेढक एवं सेलामेंडर है यानी सरट है जीवों के ये पूर्वज थे। यही उभयचर प्रणाली सरीसृप के रूप में विकसित हुए और ये मोटे कवच वाले अंडे देते हैं जो उभयचर अंडों की तरह धूप में सूख नहीं जाते और एक तरफ फिर आज हम इनके केवल उत्तराधिकारी कछुआ तथा मगर या घड़ियाल ही देख पाते हैं और अगले 200 मिलियन वर्ष बाद विभिन्न आकार एवं आकृति वाले सरीसृप ने पृथ्वी पर
आधिपत्य कायम किया और विशाल फर्न या टेरिडोफाइट उपस्थित थे, किंतु वे सभी धीरे धीरे मरकर कोयले के भंडार बन गए और इनमें से कुछ सरीसृप पुनः पानी में वापस चले गए और लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व संभवतः मछली जैसे सरीसृप के रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी पर रहने वाले सरीसृप निश्चित ही डायनासोर थे। इनमें से सबसे बड़ा अर्थार्थ इनमें से जो था डायरेनोसोरस रेक्स लगभग 20 फुट ऊंचा तथा विशाल डरावने कटार जैसे दांतों वाला था और लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व अचानक पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए और हमें इसके सही कारणों का पता नहीं है। कुछ लोगों का मत है कि वातावरण एवं जलवायु परिवर्तन ने इन्हें मारा और कुछ लोग मानते हैं कि इनमें से ज़्यादा पक्षियों के रूप में विकसित हो गए थे और सत्य शायद इन्हीं दोनों के बीच निहित है और उस युग के छोटे सरीसृप आज के दौर में भी विद्यमान है। पहले स्तनधारी प्राणी मेंजोरू थे और इनके जीवाश्म छोटे आकार के हैं और स्तनधारी प्राणी रजायुज होते हैं तथा इनके जन्मे शिशु माँ के शरीर के अंदर यानी गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। स्तनधारी प्राणी छोटे से छोटे खतरों के प्रति सतर्क रहने एवं बचाव करने में बुद्धिमान होते हैं और जब सरीसृप की कमी हुई तब स्तनधारी प्राणियों ने स्थल पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका स्तनधारी घोड़े से मिलता जुलता दरियाई घोड़ा है और भालू तथा खरगोश आदि भी है। और महाद्वीपीय विचलन के कारण जब दक्षिणी एवं उत्तरी अमेरिका एक दूसरे से जुड़े तो इन जीवों ने उत्तर अमेरिका तक विस्तार बनाया और ये उत्तरी अमेरिकी प्राणी जगत पर छा गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जब दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से मिल गया तो ये जीव उत्तरी जंतुओं के दबाव में आ गए और वे बहुसंख्यक हो गए। महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही ऑस्ट्रेलियाई स्तनधारी जैसे कि कंगारू जीवित रहे क्योंकि उन्हें दूसरे अन्य स्तनधारी जीवों से कम प्रतियोगिता थी और आधुनिक युग के कुछ स्तनधारी प्राणियों के पूर्वजों के चित्र 7.5 में दिखाया गया और यही हम बताना भूल तो नहीं गए कि कुछ स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे कि व्हेल है, डॉल्फिन है, सील है तथा समुद्री गाय आदि। इन हाथी, घोड़े एवं कुत्ते के विकास की विशिष्ट कहानियां हैं। इसके बारे में हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। मनुष्य का विकास सर्वाधिक सफलता की कहानी है और इसके पास भाषा कौशल एवं आत्मबोध या स्वचेतना है। जीवन के स्वरूप के विकास भूभौगोलिक मापदंड पर उनकी समय तथा भूभौगोलिक समय विधि एवं उनके संकेतों का स्थूल रेखा चित्र 7.9 और 7.10 में दर्शाया गया है। मानव का उद्भव और विकास के बारे में देखें। लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपीथिकस तथा रामापीथिकस नामक नरवानर विद्यमान थे और इन लोगों के शरीर बालों से भरपूर थे तथा गोरिल्ला या चिंपैंजी जैसे चलते थे और रामापीथिकस अधिक मनुष्य जैसे थे, जबकि ड्रायोपिथिकस वनमानुष्य जैसे दिखते थे और वैसे ही थे। और उसके बाद इथियोपिया तथा तंजानिया में कुछ जीवाश्म अस्थिवा मानव जैसे प्राप्त हुई है। जैसे ये जीवाश्म मानवीय विशिष्टताएं दर्शाते हैं कि जो इस विश्व को आगे बढ़ाते हैं और कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे नर वानरगण और पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहे थे और वे लोग संभवतः ऊंचाई में 14 फुट से बड़े नहीं थे, किंतु वे खड़े होकर सीधे चलते थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व एस्ट्रेलोपिथेनिक यानी आदि मानव संभवतः पूर्व अफ्रीका के पास स्थूल में रहता था और साक्ष्य यह प्रकट करते हैं कि वे प्रारंभ में पत्थर के हथियार के शिकार करते थे, किंतु प्रारंभ में फलों का भी भोजन करते थे। और खोजी गई अस्थियों में भी कुछ अस्थियां बहुत भी भिन्न थी और इस जीव को पहला मानव जैसे प्राणियों के रूप में जाना गया और उसे होमो हैबिलिस कहा गया था और उसकी दिमाग क्षमता 650 से 800 सीसी के बीच थी और वे संभवतः
मांस नहीं खाते थे। 1991 में जावा में खोजे गए जीवाश्म ने अगले चरण के बारे में भेद प्रकट किया और यह चरण था होमो इरेक्टस, जो 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ, और होमो इरेक्टस का मस्तिष्क बड़ा था जो लगभग 900 सीसी का था, और हेमो इरेक्टस संभवतः मांस खाता था। और उसके बाद नियंडरटाल मानव 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशिया देशों में रहते थे। वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का इस्तेमाल करते थे और अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे। होमो सैपियंस यानी मानव अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा था और तथा भिन्न महाद्वीपों में फैला था। इसके बाद वह भिन्न जातियों में विकसित हुए और 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिमयुग के यह आधुनिक युगीन मानव पैदा हुए और मानव में प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व हुई और कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और मानव बस्तियां बनना शुरू हुई। बाकी जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास या वृद्धि का भाग और सभ्यता की प्रगति का इतिहास है। सारांश देखें, पृथ्वी पर जीवन के उद्भव को समझने के लिए ब्रह्मांड और पृथ्वी के उद्गम की जानकारी की पृष्ठभूमि अपेक्षित है। अधिकांश वैज्ञानिकों का विश्वास रासायनिक विकास में है, अर्थात जीवन के प्रथम कोशिकीय रूपों के उदय के पूर्ण दृढ़ और पैदा हुए। प्रथम जीवों के बाद के उत्तरोत्तर घटनाक्रम में कल्पना मात्र है जिसका आधार प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास संबंधी डार्विन का विचार है और करोड़ों वर्ष के दौरान जीवन में विविधता रही है। माना जाता है कि जीव संख्या की विविधता परिवर्तित चरणों के दौरान हुई। आवास विखंडन और आनुवंशिक प्रवाह ने नौ प्रजाति की उत्पत्ति में सहायता की और इस प्रकार विकास संभव हो सका। शाखावत अवतरण का स्पष्टीकरण सहजता से किया गया। तुलनात्मक शरीर रचना और जीवाश्म तथा तुलनात्मक जीव रसायन विकास के प्रमाण उपस्थित करते हैं और व्यक्तिगत प्रजाति के विकास की कहानी में आधुनिक मानव के विकास कथा सबसे रोचक है और लागत है। यह मानव मस्तिष्क और भाषा में विकास में समानांतर चलता है।